मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई ऑनलाइन कक्षाओं में मैं मुकेश शर्मा आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने सेट थ्योरी के प्रारंभिक चरणों जैसे कि सेट थ्योरी परिभाषा क्या है, सेट थ्योरी को निरूपित कैसे किया जाता है या कुछ विशेष संख्याओं के प्रतीक चिन्ह के बारे में हमने देखा था कि सेट थ्योरी की परिभाषा, समुच्चय की जो परिभाषा है वो ये है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। उसके बाद में हमने ये देखा था कि समुच्चय को निरूपित करने के जो दो तरीके हैं, रोस्टर मेथड जिसको कि हम सूची विधि या सारणी विधि भी कहते हैं, और दूसरा सेट बिल्डर मेथड यानी समुच्चय निर्माण विधि। इन दो के बारे में हमने अध्ययन किया था। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि संख्याओं का निरूपण का चिन्ह क्या क्या है, संख्याओं को जो प्रदर्शित करते हैं हम वो किन किन चिन्हों के माध्यम से हम करते हैं। जैसे प्राकृत संख्या को हम n से, पूर्ण संख्याओं को w से, पूर्णांक संख्याओं को i या z से, और परिमेय संख्याओं को q से, वास्तविक संख्याओं को r से, सम्मिश्र संख्याओं को हम c से व्यक्त करते हैं। अब हमारा जो सेट थ्योरी है, समुच्चय सिद्धांत है, इसके दूसरे भाग की अगर हम बात करें तो हम इसमें ये देखेंगे कि समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हैं। समुच्चय के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सेट। आज का जो हमारा मुख्य पॉइंट है वो टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर ही है कि समुच्चय के प्रकार कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार कि समुच्चय के कौन कौन से प्रकार हैं। समुच्चय के प्रकार में हमारा जो पहला प्रकार है वो है शून्य समुच्चय, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जो पहला है वो है नल सेट, जिसको नल सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट भी कह सकते हैं और जीरो सेट भी कह सकते हैं, यानी कि नल, वॉइड और जीरो। और अगर हम इसको कहें तो हम इसको रिक्त समुच्चय भी कहेंगे। हिंदी के अंदर अगर हम बात करें तो हम इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। जो आपका समुच्चय है वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे कि इसके नाम से ही इसकी परिभाषा क्लियर हो रही है कि रिक्त समुच्चय हम किसे कहेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो वो आपका रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे ये कहूं कि एक समुच्चय है जिसमें एक प्राकृत संख्या इस प्रकार से है जो 5 से बड़ी है और 6 से छोटी है। यानी कि आपको एक समुच्चय लेना है जिसमें एक संख्या इस प्रकार से है, या वह समुच्चय ज्ञात करो, वह प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखिए जिसमें 5 से बड़ी हो और 6 से छोटी हो। तो हम ये कहेंगे कि ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होगी जो 5 से बड़ी हो और 6 से छोटी हो। तो कहने का मतलब क्या है, उस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं पाया जाएगा, तो वो समुच्चय आपका रिक्त समुच्चय कहलाता है। यानी कि अगर हम लिखें A एक समुच्चय है, A एक समुच्चय इस प्रकार से है कि X एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। X एक प्राकृत संख्या है जहां पे जो प्राकृत संख्या है उसका मान 5 से बड़ा और 6 से छोटा हो। X एक प्राकृत संख्या है जहां x का मान 5 से बड़ा, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। तो ऐसी एक भी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, ऐसी एक भी प्राकृत संख्या नहीं है जो 5 से बड़ी हो और 6 से छोटी हो। तो हम क्या कहेंगे कि यह एक रिक्त समुच्चय है। या फिर अगर मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं कि b x, और x किस प्रकार से है, x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, जहां x बिलोंग्स टू r। देखिए ये मैंने लिखा है x सच दैट x स्क्वायर प्लस 2 का मान 0 होना चाहिए, जहां x का मान रियल नंबर होना चाहिए। जबकि जब हम इस समीकरण को सरल करते हैं तो हम ये लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, x स्क्वायर इक्वल्स टू -2, और इससे आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस अंडररूट -2। वर्गमूल में माइनस की संख्या आने का मतलब है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे अलग से,
लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको केवल इतना ही, वर्गमूल में अगर ऋणात्मक संख्या आ रही है तो वो एक काल्पनिक संख्या है। तो यानी कि x का जो मान आया है वो काल्पनिक आया है, और हम x का मान यहाँ पे क्या ले रहे हैं, r का मतलब हो गया रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं से। तो x बिलोंग्स टू r, यानी कि x का मान या x जो है वो r से संबंधित है, परंतु यहाँ पे तो x का मान प्लस माइनस रूट -2 आ रहा है जो कि एक काल्पनिक संख्या है। तो हम क्या कहेंगे कि इस समुच्चय में भी एक भी अवयव प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यह समुच्चय भी हमारा रिक्त समुच्चय, नल सेट, वॉइड सेट या जीरो सेट कहलाएगा। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। और इसको व्यक्त करने के लिए, नल सेट को व्यक्त करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं और उसको खाली छोड़ देते हैं। ये एक, अगर आपसे कोई कहे कि ये क्या है, तो ये एक रिक्त समुच्चय है। दो हमने मसला कोष्ठक बना दिया क्योंकि हमें पता है समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए या समुच्चय को दिखाने के लिए हम हमेशा ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिसको हम मसला कोष्ठक बोलते हैं। तो मसले कोष्ठक के अंदर ही संख्या को व्यक्त किया जाता है, तो हम केवल मसला कोष्ठक बनाएंगे, उसके अंदर एक भी संख्या हम नहीं लेंगे। तो ये आपका रिक्त समुच्चय का संकेत हो गया। दूसरा, ऐसे और इसके अलावा हम फाई भी लिख सकते हैं। ये जो चिन्ह है, जिस प्रकार से थीटा एक चिन्ह है, लैम्डा एक चिन्ह है, उस एल्फा एक चिन्ह है, इसी प्रकार से इस चिन्ह को हम बोलते हैं फाई। ये भी एक ग्रीक वर्ड है, तो ध्यान रखना हमने इसको फाई कहा है। यानी कि अगर कहीं फाई आ जाए या कहीं इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट आ जाए और उसके अंदर कोई संख्या नहीं हो, तो ये हमें समझना है कि यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब बात आती है दूसरे प्रकार की, जो कि है एकल समुच्चय। दूसरा जो प्रकार है वो है एकल समुच्चय। उसमें क्या है देखते हैं। एकल समुच्चय परिभाषा से स्पष्ट है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। दूसरा आपका है एकल सेट, सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। जब क्या होता है एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, यानी कि जिसमें केवल एक ही अवयव पाया जाता है, वो आपका एकल समुच्चय कहलाता है। फिर से सुने, अगर कोई सेट हमारे पास इस प्रकार से है जिसमें मात्र एक ही अवयव हो, वो हमारा समुच्चय सिंगलटन यानी कि एकल समुच्चय कहलाएगा, जिसमें एक सिंगल केवल एक ही अवयव हो। उदाहरण देखते हैं इसका। मैंने ये लिखा a बराबर x और x 5 से पर 5 से बड़ी संख्या है। देखिए x है और सच दैट x 5 से पर 5 से बड़ी, जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो 1 से 6 तक की संख्या हमें प्राप्त होती है। तो 5 से बड़ी जो संख्या आएगी, यानी कि केवल एक जो संख्या जो कि 6 है, तो x बराबर 6 हो जाएगा। ये इसका एक हल है। तो यहाँ पे ये जो अवयव है उसको हम कहेंगे सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। दूसरा हम देखते हैं b बराबर x, x बिलोंग्स टू n एंड यहां मैं 7 कर देता हूं। x बिलोंग्स टू n कहने का मतलब क्या है, x एक प्राकृत संख्या है जिसका मान 5 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। दोनों वैसे तो एक ही है, बस तरीका अलग अलग है, दोनों के निरूपण का तरीका अलग है। तो हम ये कहते हैं ग्रेटर देन 5 है x और लेस देन 7 है, यानी कि एक ऐसी प्राकृत संख्या जो 5 से तो बड़ी हो परंतु 7 से छोटी हो। तो हमें पता है कि वो संख्या 6 होनी है जो कि 5 से बड़ी है और 6 से छोटी है। तो ये आपका दूसरा समुच्चय का प्रकार है सिंगलटन सेट, जिसको कि हम एकल समुच्चय कहते हैं। तीसरा प्रकार आता है परिमित समुच्चय और चौथा है अपरिमित समुच्चय। परिभाषा इनकी क्लियर है। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं,
तो परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट जिसको हम कहेंगे वो है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स हो, निर्धारित हो। जैसे यहाँ पे मैंने ये कहा कि ये एक परिमित समुच्चय का ही प्रकार है क्योंकि इसमें निर्धारित है। हम लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के 5 ही स्वर हैं ए ई आई ओ यू। तो ये अगर मैं एक समुच्चय लेता हूं ए ई आई ओ यू, तो ये आपका एक परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट कहलाता है। इसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन सा होगा? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या नियत हो, यानी कि अगर हम अवयवों की काउंटिंग कर रहे हैं तो एक समय के बाद में हम रुक जाएंगे। रुकने का मतलब है कि हम अवयवों को काउंट नहीं करेंगे, यानी जितने अवयव थे उन सभी को हमने काउंट कर लिया है, तो वो आपका परिमित समुच्चय आपका फाइनाइट सेट कहलाता है। फिर से सुनते हैं कि अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित है या निर्धारित है, वो आपका परिमित समुच्चय कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी समुच्चय के अवयवों को हम गिनना प्रारंभ करें और एक समय के बाद में हम ये कह दें कि हमने सभी अवयवों को गिन लिया है, तो वो आपका एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। तीसरा जो प्रकार है वो आपका है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। जैसे मैंने ये लिखा x, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर भी लिख सकते हो आप, क्योंकि हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर लिखेंगे तो भी हम कहेंगे अल्फाबेट जो है वो ए से जेड तक टोटल 26 अक्षर आ जाएंगे। 26 आपके पास अक्षर होने का मतलब ये है कि एक निश्चित है इनका मान, तो हम कह सकते हैं कि वो भी एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, इसके अलावा भी आप ले सकते हो। जैसे मैंने ये लिखा x, मैंने ये कर दिया सम अभाज्य संख्याएं। जहां x क्या है? जहां x सम अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो ये उदाहरण सम अभाज्य संख्याएं हैं, ये उदाहरण परिमित का भी हो गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं तो वे है एक से बड़ी वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा केवल एक का भाग जाता हो, वो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और सम की बात करते हैं तो केवल दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम भी है, यानी कि सम अभाज्य संख्या केवल एक है जो कि 2 है। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या भी 2 है, सबसे पहली अभाज्य संख्या भी 2 है। तो इसके ऊपर आपको ये ध्यान देना है कि 2 जो है वो सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या है और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो ये ध्यान रहे कि अगर हमने ये उदाहरण लिया है x, जहां x है वो सम अभाज्य संख्या है, तो ये परिमित समुच्चय कैटेगरी में भी आ जाएगा और ये एकल समुच्चय के उदाहरण में भी लिखा जा सकता है, यानी कि हम इसको एकल समुच्चय में भी लिख सकते हैं। इसके बाद में परिमित के बाद में आता है चौथा अपरिमित। नाम से क्लियर है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट आएगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे? एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो या अनिश्चित हो, फिक्स नहीं हो, भी अवयव जो है वो खत्म ही नहीं हो रहे उसमें, वो आपका एक अपरिमित समुच्चय कहलाता है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। उदाहरण के लिए मैं ये लिखता हूं ax, जहां x बिलोंग्स टू n। ये लो, जहां x बिलोंग्स टू n। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने कोई समुच्चय लिया है जिसके अवयवों को हम x से प्रदर्शित कर रहे हैं और x जो है वो n का मतलब क्या हो गया? n का मतलब हो गया कि x
प्राकृत संख्याओं से संबंधित है, यानी कि x का मान हम कोई भी प्राकृत संख्या ले सकते हैं। अब कोई भी प्राकृत संख्या लेने का मतलब हम 1 से प्रारंभ करके 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक अपरिमित समुच्चय हो गया। दूसरा, इसके बाद में हम ये भी देख सकते हैं x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि सम संख्याएं हैं वो भी अनंत है, अनंत की ओर अग्रसर है, सॉरी अनंत कुछ नहीं होता है, अनंत की ओर अग्रसर होती है। तो हम ये कहते हैं x एक सम संख्या है, ठीक है। तो ये भी क्या है, निश्चित है। आगे से आगे चलते जाओ, हमें नई सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। जो आपने अंतिम सम संख्या सोची उसमें 2 और जोड़ दो तो उससे अगली सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। जो आई है उसमें भी 2 जोड़ दो, फिर आगे वाली सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 उदाहरण लिखे हुए हैं, दोनों ही उदाहरण आपके अपरिमित समुच्चय के, इनफाइनाइट समुच्चय सेट के हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अपरिमित समुच्चय के बाद में आता है तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट। पांचवा आपका आता है तुल्य समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट यानी कि तुल्य समुच्चय क्या होता है, देखो अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या किसी दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या के बराबर है तो वे दोनों समुच्चय आपके तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। यानी कि मैंने लिखा a और a में मैंने ये लिख दिया ये 5 समुच्चय, ये 5 अवयव है, और a लिखा मैंने b जिसमें 2 4 6 8 10 मैंने लिखे हैं, ये b है। तो a में अवयवों की संख्या 5 है, b में अवयवों की संख्या 5 है, तो हम ये कहेंगे a जो है वो इक्विवेलेंट है। जैसे हम सिमिलरिटी का यूज करते थे 10th क्लास में, जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते थे तो हम कहते थे ए ट्राइंगल ए सिमिलर ट्राइंगल बी। तो उस केस में भी हम ऐसा ही चिन्ह काम में लेते थे। सर्वांग समता के लिए हम इस प्रकार का चिन्ह काम में लेते हैं। तो यहाँ पे सेट के अंदर ये जो चिन्ह आया है लहरदार रेखा का, वो इक्विवेलेंट तुल्य समुच्चय के लिए आया है। तो तुल्य से हमें ये समझना है कि अवयवों की संख्या समान है, यहाँ पे अवयव समान हो ये जरूरी नहीं है। देखो अवयव समान हो सकते हैं, जैसे ये रहा, कुछ अवयव मिल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, तुल्य समुच्चय का मतलब अवयवों की संख्या से है, ना कि अवयवों से। अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तुल्य का मतलब यहाँ हम बराबर लें तो अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर अवयवों की संख्या बराबर है तो वे दोनों समुच्चय आपके तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। जैसे मैंने लिया C और मैंने लिखा पासे पर 1 से बड़ी संख्या आना, मैंने लिखा x पासे पर 1 से बड़ी संख्या है। तो भाई हम सभी जानते हैं कि 1 से बड़ी संख्या होने का मतलब ये हो गया पासे के ऊपर 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो इसमें भी अवयवों की जो संख्या है वो 5 ही आ रही है। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। यानी कि इन तीनों में A, B और C में तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, अवयवों की संख्या जो है वो बराबर 5 5 5 आ रही है। तो हम ये लिख सकते हैं A, B और C तीनों क्या है, आपके तुल्य समुच्चय है। इसके बाद में नंबर आता है आपका समान समुच्चय का। तो छठा जो है आपका वो आता है समान समुच्चय, जिसको कि हम कहते हैं इक्वल सेट। देखो नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि समान समुच्चय किसे कहते हैं। समान समुच्चय वो होता है ऐसा समुच्चय, या अगर A और B दो समुच्चय इस प्रकार से हैं, A और B दो समुच्चय इस प्रकार से हैं जिनके सभी अवयव समान हो तो वे समान समुच्चय कहलाते हैं। तुल्य समुच्चय जो पिछले वाला आया था इक्विवेलेंट, उसमें अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें
तो उसकी डेफिनेशन ये कहती है ए व बी दो समुच्चय इस प्रकार से हो कि ए में अवयवों की संख्या बी में अवयवों की संख्या। यानी कि पहले बात कर लेते हैं और पुनः तुल्य समुच्चय के बारे में कि जो तुल्य समुच्चय है जिसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी, तो उसमें हम कहेंगे ए में दो, ए व बी दो क्या है, ए व बी दो समुच्चय है, तो हम कहेंगे ए में अवयवों की संख्या ये बराबर होनी चाहिए किसके, बी के अवयवों की संख्या की, या बी में अवयवों की संख्या की। ये हमें ध्यान रखना है कि अवयवों की संख्या महत्वपूर्ण है, अवयव महत्वपूर्ण नहीं है, एलिमेंट्स इंपोर्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें इंपोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं समान समुच्चय की। तो ए और बी दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं कब, जब ए के समस्त अवयव बी में हो और बी के समस्त अवयव ए में हो। यानी कि यदि ए व बी, ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार से हो, यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार से हो कि ए के सभी अवयव बी में हो और बी के सभी अवयव ए में हो, यानी कि ए बराबर बी हो, तब हम क्या कहेंगे, वो दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, जैसे मैंने ये लिखा ए में मैंने ये लिख दिया x और मैंने ये लिखा अगर हमें समान समुच्चय लेने हैं तो मैं ये लिख देता हूं, ए को मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 और बी जो है उसको मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5। ये देखो ए में 1 है, बी में भी 1 है, ए में 2 है, बी में भी 2 है, ए में 3 है, बी में भी 3 है, 4 है, 5 है, 5 है। तो कहने का मतलब क्या है, हम ये कहेंगे ए के जितने भी अवयव हैं वो बी में हैं और बी के जितने भी अवयव हैं वो ए में हैं। अगर किसी समुच्चय में अवयवों को बार बार लिखा गया है तब भी वो एक बार ही काउंट होगा, यानी कि बी के अवयव भी 1 2 3 4 5 ही है और ए के अवयव भी 1 2 3 4 5 ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों समुच्चय हैं, ये हमारे इक्वल सेट समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं समुच्चय के प्रकार में आता है एक सबसेट, उप समुच्चय, जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपका टाइप्स ऑफ सेट में। अब आता है उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या है, उप समुच्चय सबसेट। देखो अगर किसी अवयव, अगर आपके पास दो सेट हों ए और बी, अगर आपके पास दो सेट हो ए और बी और ए के सारे अवयव बी में हो तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। यानी कि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार से स्थित है या इस प्रकार है कि ए के समस्त अवयव समुच्चय बी में स्थित है, ए के समस्त अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। मैंने यहां परिभाषा लिखी है ताकि आप ढंग से इसको समझ सकें कि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार है, इस प्रकार हो, ये भी लिख सकते हो है या हो, इस प्रकार हो कि ए के समस्त अवयव
समुच्चय बी में उपस्थित हो तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। देखो समान समुच्चय में तो क्या था, अगर ए के सभी अवयव बी में हो और बी के सभी अवयव ए में हो तब हम उसको समान समुच्चय कहते थे। यहाँ बात आ रही है उपसमुच्चय की। तो उपसमुच्चय में हम क्या कहेंगे, अगर ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये लिखता हूं, ए आ रहा है आपका 1 2 3 4 5 और बी आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो ए के जितने भी अवयव वो सारे के सारे बी में है, तो हम ये कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ये इसका चिन्ह हो गया, ये ध्यान रखना है, ये सबसेट का चिन्ह है, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि जिसके अवयव जिसमें हो तो वो उसका उपसमुच्चय हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का प्रत्येक अवयव किसमें हो, बी में हो, तो वो आपका उपसमुच्चय कहलाता है। और इसको हम ए इज सबसेट ऑफ बी लिखेंगे। जैसे एन है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, एन को हम कहते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एन सबसेट है डब्ल्यू का, डब्ल्यू का मतलब हो गया पूर्ण संख्याएं। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है, तो हम कहते हैं कि एन डब्ल्यू का उपसमुच्चय है। डब्ल्यू यानी कि पूर्ण संख्याएं सारी की सारी इंटीजर्स के अंदर आती है, जिसको कि हम जेड भी कह सकते हैं। यहाँ पे अगर मायने लिखें जेड से व्यक्त करें तो भी सही है, यानी डब्ल्यू जो है वो जेड का उपसमुच्चय है। तीसरा आगे देखते हैं, ये परिमेय संख्याओं का उपसमुच्चय है, ये वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का उपसमुच्चय। तो इस प्रकार से संख्याओं के हैं ये उपसमुच्चय हम प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर से देखिए एन यानी कि प्राकृत संख्या किसका उपसमुच्चय है, डब्ल्यू का। प्राकृत संख्या डब्ल्यू का भी उपसमुच्चय है और डब्ल्यू जो है पूर्ण संख्याएं जो है वो पूर्णांकों का उपसमुच्चय है। इसका मतलब एन डब्ल्यू का भी क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, अगर ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का उपसमुच्चय है, तो ए भी किसका उपसमुच्चय हो जाएगा, ए बी सी का उपसमुच्चय हो जाएगा। हम इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं या लिख सकते हैं कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है, बी सी का उपसमुच्चय है, तो ए जो है वो सी का उपसमुच्चय हो जाएगा। यहाँ ये संख्याओं वाली बात है कि हमने संख्याओं के संकेत देखे थे, चिन्ह देखे थे, एन डब्ल्यू सी जो भी है। तो हमने ये देखा था कि एन जो है वो प्राकृत संख्याओं को प्रदर्शित करता है, तो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है वो डब्ल्यू का उपसमुच्चय है और वो जेड का भी उपसमुच्चय है, वो परिमेय संख्याओं का भी उपसमुच्चय है, वो रियल नंबर का भी उपसमुच्चय है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी उपसमुच्चय। यानी सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं भी होती है जिनमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं इसके अंतर्गत आ सकती है। सम्मिश्र संख्या यानी कि हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याओं से मिलने वाली जो संख्या होती है वो सम्मिश्र संख्या कहलाती है। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम एन की, एन है वो इन सभी का क्या है, उपसमुच्चय। तो एन डब्ल्यू का भी है, एन जेड का भी है, एन क्यू का भी है, एन आर का भी है और एन सी का भी। इसी प्रकार से डब्ल्यू जेड का है, क्यू का है, आर का है, सी का है। जेड जो है वो क्यू आर और सी, कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल नंबर का, आपके रेशनल नंबर का और इंटीजर्स जो है वो इन सभी के सबसेट कहलाएंगे। अब आगे हम बात करें कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, तो हम इसको तो ये कहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन ये तो हो गया सबसेट जिसको हम कहते हैं उपसमुच्चय। अब हम बी को क्या कहेंगे, अगर हम यही बात बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम यही बात बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, जैसे मान लो कि आप ए हो और आपके अंतर्गत जो एलिमेंट आ रहे हैं वो है 1 से लेके 5 एलिमेंट। मैं एक सेट समुच्चय बी हूं जिसमें 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट आ रहे हैं। तो हम या कोई और ये कह सकता है कि आप यानी कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, क्योंकि आपके जितने भी एलिमेंट हैं, अवयव है, वो मुझ में पाए गए हैं। लेकिन ये बात तो हुई आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि भी आपके सारे अवयव मुझ में हैं, इसलिए आपको क्या कह दिया, आपको उपसमुच्चय कह दिया।
अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात को देखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि भाई हाँ, उसके पास में जितने अवयव हैं वो मेरे पास तो पहले से हैं, ठीक है। तो यानी कि बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये इसका सुपर सेट कहलाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये इसका सुपर सेट जिसको कि हम अधिसमुच्चय कहते हैं, अधिसमुच्चय। यानी कि बी ए का क्या कहलाएगा, सुपर सेट, और ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट। तो ध्यान रखें ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट होगा, यानी ए बी का उपसमुच्चय है तो बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। तो इस प्रकार से ये आपका उपसमुच्चय हो गया। अगली वीडियो में हम उपसमुच्चय को आगे, मतलब उपसमुच्चय से जो आगे की चीजें हैं वो देखेंगे, और उपसमुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, या अगर हम मान लो किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय, चलो एक सवाल यही लेके कर लेते हैं। जैसे मैंने ये लिखा कि ए एक समुच्चय है, सवाल से पहले एक दो चीज और कि कोई समुच्चय जो है वो खुद का क्या होता है, स्वयं का उपसमुच्चय कहलाता है। ए इज सबसेट ऑफ ए। देखो ए क्या होगा, ए स्वयं का उपसमुच्चय। कैसे है, हमारी उपसमुच्चय की परिभाषा ये कहती है कि कोई समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके सारे अवयव दूसरे में, तो यहाँ ए के अवयव किस में, ए में। और ये ध्यान रखना है, फाई इज सबसेट ऑफ ए फॉर एवरी ए, सेट ए। यानी कि प्रत्येक सेट ए के लिए जो फाई है वो किस में होगा, फाई जो है वो उस समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाएगा, और खुद भी वो अवयव, खुद भी वो सेट उस सेट का उपसमुच्चय कहलाता है। यानी कि अगर कोई, जैसे मान लो ये एक समुच्चय है ए, यह समुच्चय खुद का उपसमुच्चय है, क्योंकि इस समुच्चय के सारे अवयव इसी में है, तो ये क्या है, खुद का ही उपसमुच्चय हो जाएगा। इसको हम ये लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ ए। हम इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं, ये भी सही है कि ए इज इक्वल टू ए के समस्त जो ए में है तो हम ए इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। दूसरा, फाई इज सबसेट ऑफ ए, फाई का मतलब रिक्त समुच्चय। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जिस अवयव, किसी के पास कोई अवयव है नहीं तो वो किसी भी दूसरे में क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। फाई इज सबसेट ऑफ ए। फाई जो रिक्त समुच्चय है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय कहलाता है। अब मैं बात कर रहा था एग्जांपल की कि ए एक समुच्चय है जिसमें ए इस प्रकार का समुच्चय, इसमें दो अवयव हैं आपके P और Q। तो ए के सभी उपसमुच्चयों को लिखो, इसके उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे। तो ए के जो उपसमुच्चय आएंगे वो एक तो फाई आ जाएगा, एक आपका P आ जाएगा, एक आपका Q आ जाएगा, एक आपका PQ आ जाएगा। ये जो चार हैं, देखो PQ का मतलब A ही हो गया, तो आप यहाँ A भी लिख सकते हो कि ये A आ गया। तो A, फाई, P और Q ये क्या है, ये समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों लिखेंगे। आगे वाली वीडियो के अंदर हम यहीं से वापस स्टार्ट करेंगे कि किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों को कैसे लिखा जाता है, किसी भी समुच्चयों के उपसमुच्चय का लिखने के क्या क्या तरीके हैं, इस प्रकार से हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में हमने ये देखा है समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हैं। समुच्चय के जो प्रकार हैं उनके अंदर एक समुच्चय एकल, सिंगलटन, इक्विवेलेंट, तुल्य, समान, परिमित, अपरिमित को हमने देखा, और हमने ये देखा कि उपसमुच्चय क्या है। इन सब में महत्वपूर्ण आपका उपसमुच्चय है, बाकी तो क्या है, परिभाषा है, एक बार पढ़ने से याद हो जाएगी। एक ये संकेत आपका सबसेट का कि उपसमुच्चय को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, साथ ही साथ उपसमुच्चय के साथ अधिसमुच्चय की परिभाषा भी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो बी ए का
अधिसमुच्चय कहलाता है, सुपरसेट कहलाता है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, तो इतना आपको अध्ययन करना है। आगे की क्लास में इससे आगे हम चलेंगे। धन्यवाद।